हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने फैराडे का फर्स्ट नियम यानी फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे पढ़ा था। इस वीडियो में हम फैराडे का द्वितीय नियम और विद्युत रासायनिक सेल पढ़ेंगे। तो बात करते हैं फैराडे के द्वितीय नियम की। फैराडे के द्वितीय नियम में फैराडे ने बताया, यदि विभिन्न विद्युत अपघट्यों में समान आवेश प्रवाहित किया जाए, तो फिर से समझ लीजिए, यदि विभिन्न विद्युत अपघट्यों में समान आवेश प्रवाहित किया जाए तो प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर आयनों के समान ग्राम तुल्यांक मुक्त होते हैं। तो प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर आयनों के समान ग्राम तुल्यांक मुक्त होते हैं। यानी ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या है? W/E = I × T अपॉन 96,500। ये क्या था? एक फैराडे नियतांक था। यदि I व T यानी धारा सामर्थ्य और समय क्या हो? स्थिर हो, तो W/E क्या हो जाएगा? W/E बराबर एक स्थिरांक यानी 96,500 या फिर एक स्थिरांक हो जाएगा, या हम इसको लिख सकते हैं W समानुपाती क्या हो जाएगा? E। यही क्या है? फैराडे का द्वितीय नियम है। फैराडे के द्वितीय नियम के अनुसार यदि विभिन्न विद्युत अपघट्यों में समान आवेश प्रवाहित किया जाए तो प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर आयनों के समान ग्राम तुल्यांक मुक्त होते हैं। ये फैराडे का द्वितीय नियम हो गया। अब बात करते हैं विद्युत रासायनिक सेल की। विद्युत रासायनिक सेल यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में दो छड़ें होती हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में दो छड़ें होती हैं। एक छड़ जिंक यानी Zn की बनी होती है और दूसरी छड़ क्या है? कॉपर की बनी होती है। अब जिंक की छड़ को ZnSO4 विलयन में रखते हैं, जिंक सल्फेट के विलयन में रखते हैं, और कॉपर की छड़ को कॉपर सल्फेट के विलयन में रखते हैं। कॉपर सल्फेट के विलयन में रखते हैं। यानी जिंक की छड़ जिंक सल्फेट के विलयन में डूबी रहती है और कॉपर की छड़ कॉपर सल्फेट विलयन में डूबी रहती है। दोनों अर्ध सेलों की विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए एक U आकार की नली से इसको जोड़ते हैं, जिसे क्या है? KCl द्वारा या KNO3 द्वारा संतृप्त कर देते हैं और इसे हम सॉल्ट ब्रिज कहते हैं। जिंक व कॉपर की छड़ को धातु के तार द्वारा जोड़ा जाता है, तो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह जिंक की छड़ से कॉपर की छड़ की तरफ होने लगता है। यानी इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह क्या होगा? जिंक की छड़ से कॉपर की छड़ की तरफ होने लगता है। Zn क्या है? Zn इलेक्ट्रॉन त्याग कर Zn क्या करता है? इलेक्ट्रॉन त्याग कर Zn2+ आयन बनाता है। ये Zn क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन त्याग कर Zn2+ आयन के रूप में विलयन में जाने लगता है। दूसरी तरफ कॉपर क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके कॉपर आयन के रूप में इलेक्ट्रोड पर एकत्रित होने लगेगा। इसमें ये क्या हो गई? चूंकि जिंक क्या करता है? जिंक की छड़ इलेक्ट्रॉन त्यागती है, यानी इस पर क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। यानी ये जिंक की रॉड क्या हो गई? एनोड का कार्य करती है। कॉपर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है यानी अपचयन हो रहा है, तो ये क्या हो गया? कैथोड हो गया। विद्युत रासायनिक सेल। विद्युत रासायनिक सेल में क्या होता है? रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है। इस सेल का निर्माण सर्वप्रथम वोल्टा व गैल्वनी ने किया था, इसलिए हम इसको वोल्टीय सेल अथवा गैल्वनी सेल भी कहते हैं। और इसमें ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं होती हैं, इसलिए हम इसको रिडॉक्स सेल भी कहते हैं। इस सेल में एग्जाम्पल लेते हैं डेनियल सेल का। डेनियल सेल में क्या होती हैं? दो छड़ें होती हैं। एक छड़ जिंक की होती है, दूसरी छड़ क्या होती है? कॉपर की होती है। जिंक की छड़ को जिंक सल्फेट के विलयन में रखते हैं, कॉपर की छड़ को कॉपर सल्फेट के विलयन में रखते हैं। इन दोनों अर्धसेलों की विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए एक U आकार की नली से इनको जोड़ते हैं। इस U आकार की नली को KCl या KNO3 के द्वारा संतृप्त किया जाता है, इसे हम सॉल्ट ब्रिज कहते हैं।
जिंक की छड़ पर क्या होता है, ये जिंक क्या करता है, इलेक्ट्रॉन त्याग कर Zn2+ आयन के रूप में विलयन में जाने लगता है, और कॉपर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या होता है, इलेक्ट्रोड पर एकत्रित होने लगता है। जब जिंक की छड़ और कॉपर की छड़ को धातु के तार से जोड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह जिंक की छड़ से कॉपर की छड़ की तरफ होने लगता है, जो कि इसमें जो एनोड है वो ऋणात्मक होता है और जो कैथोड है वो धनात्मक होता है। अब देखें तो किस तरह से रिएक्शन होती हैं, यानी एक अर्धशेल पे रिएक्शन क्या होगी, एक पर होगी, एनोड पे कौन सी रिएक्शन होगी, जिंक की छड़ पर रिएक्शन होती है, जिंक की छड़ पे क्या रिएक्शन होगी, Zn क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन त्याग कर Zn2+ आयन के रूप में बनाएगा, क्योंकि इस पर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, तो ये क्या करेगा, एनोड, कौन सा है, इलेक्ट्रोड होगा एनोड, एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। कॉपर की छड़ पर क्या होता है, अपचयन होता है, इसलिए कॉपर की छड़ किसका कार्य करती है, कैथोड का कार्य करती है। तो पूरी रिएक्शन क्या हो जाएगी, Zn+Cu2+ गिव्स आउट Cu+Zn2+। ठीक, दोनों रिएक्शन मिला के यानी हाफ रिएक्शन ये मिलकर क्या बना लेगी पूरी रिएक्शन, Zn+Cu2+ गिव्स आउट Cu+Zn2+। Zn+Cu2+ गिव्स आउट Zn2+ U। ये क्या है, रिडॉक्स अभिक्रिया है, यानी इसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होता है। तो रिडॉक्स अभिक्रिया के फलस्वरूप गिब्स ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है, यानी जो गिब्स मुक्त ऊर्जा है, ये आपको 11 में पढ़ाई थी, जो गिब्स मुक्त ऊर्जा है वो इक्वल टू होती है गिब्स एनर्जी ऑफ Zn2+ प्लस गिब्स एनर्जी ऑफ कॉपर यानी Cu माइनस गिब्स एनर्जी ऑफ Zn प्लस गिब्स एनर्जी ऑफ Cu2+। कोई रिडॉक्स रिएक्शन तभी हो सकती है जब गिब्स मुक्त ऊर्जा का मान क्या हो, ऋणात्मक हो। जो गिब्स मुक्त ऊर्जा है उसके लिए हम इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, यानी -ΔG गिब्स मुक्त एनर्जी बराबर क्या हो गई, N इंटू E, यानी उत्पन्न विद्युत आवेश और विभवांतर के बराबर क्या होती है, गिब्स मुक्त एनर्जी होती है। जब ΔG का मान क्या होगा, ऋणात्मक होगी, तो वह स्वतः परिवर्तित अभिक्रिया होगी, वह अभिक्रिया क्या होगी, स्वतः होगी। जब ΔG का मान क्या होगा, 0 होगा, तब ये अभिक्रिया साम्यावस्था में होगी या अभिक्रिया साम्य में होगी। और जब ΔG का मान क्या होगा, धनात्मक होगा, तब ये असतः परिवर्तित, यानी बहुत फोर्सली इस अभिक्रिया को करना होगा। यानी इसके द्वारा हम ये पता लगा सकते हैं कि कोई अभिक्रिया स्वतः परिवर्तित है या नहीं है। ये किस पे डिपेंड करता है, गिब्स फ्री एनर्जी पे डिपेंड करता है। जब ΔG का मान ऋणात्मक होगा तो वह अभिक्रिया स्वतः परिवर्तित अभिक्रिया होगी, जब ΔG का मान 0 होगा तो अभिक्रिया साम्य में होगी, और जब ΔG का मान धनात्मक होगा तो वह असतः परिवर्तित अभिक्रिया होगी। अब हम देखते हैं विद्युत अपघटनी सेल और विद्युत रासायनिक सेल में अंतर। तो विद्युत अपघटनी सेल में क्या होता है, विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है, लेकिन जो विद्युत रासायनिक सेल है उसमें रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है। फिर सेकंड पॉइंट, जो विद्युत अपघटनी सेल होती है उसमें दोनों इलेक्ट्रोड केवल एक पात्र में लगे होते हैं, लेकिन विद्युत रासायनिक सेल में दोनों इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, अलग अलग पात्रों में लगे होते हैं या अलग अलग कक्षों में लगे होते हैं। थर्ड पॉइंट, जो विद्युत अपघटनी सेल होता है उसमें शॉर्ट ब्रिज का कोई कार्य नहीं होता है, जबकि विद्युत रासायनिक सेल में शॉर्ट ब्रिज लगा होता है, जिसे हम KCl या KNO3 द्वारा संतृप्त करते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन पढ़ने से पहले कुछ पॉइंट जैसे इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है और मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है वो हम लोग समझ लेते हैं। तो बात करते हैं इलेक्ट्रोड विभव को। लास्ट वीडियो में भी बताया था, जब किसी इलेक्ट्रोड को विद्युत अपघट्य विलयन में डुबोया जाता है तब इलेक्ट्रोड व विलयन की सतह पर जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। फिर से समझ लीजिए, जब किसी इलेक्ट्रोड को विद्युत अपघट्य विलयन में डुबोया जाता है तो इलेक्ट्रोड को छूने वाली विलयन की सतह पर जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, और इसे हम कैपिटल E से डिनोट करते हैं।
अब बात करते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव की। इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव को ई नॉट से प्रेजेंट करते हैं या डिनोट करते हैं। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव का मतलब होता है 25 डिग्री सेल्सियस पर किसी धात्विक इलेक्ट्रोड को 1 मोलर सांद्रता के विद्युत अपघट्य विलयन में डुबोने पर उत्पन्न विभव, यानी 25 डिग्री सेल्सियस पर किसी धात्विक इलेक्ट्रोड को 1 मोलर सांद्रता वाले विद्युत अपघट्य के विलयन में डुबोने पर उत्पन्न विभव, उस विलयन का मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है और इसको ई नॉट से हम डिनोट करते हैं। मानक इलेक्ट्रोड विभव में 2 टर्म आते हैं, ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव। यानी जब किसी छड़ पर ऑक्सीकरण होता है तो उस छड़ और उसके विलयन में उत्पन्न होने वाले विभव को हम ऑक्सीकरण विभव कहते हैं और इसे हम ईओपी यानी किसी सेल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड पर उत्पन्न ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहते हैं। अपचयन विभव, जब किसी छड़ का अपचयन हो रहा हो तो उस इलेक्ट्रोड और विलयन के मध्य जो विभव उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, अपचयन विभव कहते हैं और इसको हम ERP से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।